हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस में लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन ने कितने लॉ दिए और उस लॉ में क्या क्या बताया गया है। तो पहले हमारा आता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो पहले लॉ में क्या बोलता है न्यूटन? ए बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। बॉडी क्या करती है? उसी स्टेट में रहना चाहती है जिसमें वो है। रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में, एक ही स्ट्रेट लाइन में, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। ये इससे पहले मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया है इनर्शिया। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो सेम है इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसलिए हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जिसमें बॉडी अपने ही स्टेट में रहना चाहती है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती। उसके बाद दूसरी टर्म आती है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम एक क्वांटिटी है मोशन। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम मोमेंटम यानी कि स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है स्मॉल पी इज इक्वल टू स्मॉल एम, एम से मास इंटू वी, वी से वेलोसिटी। मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम को मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहूँगी। स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन। आपने देखा होगा जो छोटी बुलेट होती है वो एक पर्सन को किल कर देती है। कैसे? बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यू टू ग्रेटर वेलोसिटी। क्योंकि वो मोमेंटम की वजह से, क्योंकि उसमें ज़्यादा वेलोसिटी होती है। अभी हमने क्या पढ़ा? P इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी कि मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अगर मास ज़्यादा होगा, क्या होगा? हमारा मास अगर ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी हमारा मोमेंटम ज़्यादा होगा। वही यहाँ बताया गया है, ये मोर वेलोसिटी मोर मोमेंटम और मोर मास मोर मोमेंटम। इसी वजह से एक छोटी सी जो ब्लड होती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक स्पीड से आती है, जिसकी वजह से एक पर्सन किल हो जाता है, मर जाता है वो। What is the momentum of a body of mass 5 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 0.20 मीटर पर सेकेंड? आज से इस तरीके से न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसमें आपको मास और वेलोसिटी दिया गया है, तो P यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू एम वी। मास की जगह हम एम की वैल्यू रखेंगे, वेलोसिटी V की जगह, तो किसका क्या आंसर हुआ? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका इस तरीके से न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो मोमेंटम की टर्म थी वो हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में डिफाइन करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर चेंज होता है मोमेंटम का ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? अनबैलेंस फोर्स के इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में। ये देखिए, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। जो भी नेट फोर्स पे लग रहा है, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के। ये एक यू और एक वी लिखा है मैंने। एक इनिशियल मास है, एक फाइनल मास है। जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और फाइनल जहाँ पर हम अपना एंड करते हैं। तो एक्सेलरेशन मैंने आपको क्या बताया था? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हम इसको लिख सकते हैं v माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एंगुलर मोमेंटम बाय टी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है। तो यहाँ मोमेंटम को क्या करेंगे? एम वी माइनस एम यू, इनिशियल माइनस फाइनल, बाय टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो अब यहाँ पर m कॉमन ले लिया, v माइनस यू ब्रैकेट में बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू बाई टी। तो अगर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हम लिया, हम इसको अगर इक्वल का लगाएंगे तो k कांस्टेंट ले लेंगे हम यहाँ पर। ये जो हमारा k है वो कांस्टेंट है,
तो अगर हमने ध्यान से देखें तो v माइनस यू बाई टी, अभी हमने ऊपर देखा था किसका फॉर्मूला था, ए का, मतलब एक्सीलरेशन का, तो इसकी जगह हम ए भी लिख सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू के एम ए, ये एक डेरिवेशन है। तो है एफ इज इक्वल टू के एम ए, अगर हम के को हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास इनटू एक्सीलरेशन के। मास क्या होता है हमारा किलोग्राम में, और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन बोलते हैं और एन से डिनोट करते हैं। तो ये जो मैंने आपको डेरिवेशन बताई, इसको एक प्रैक्टिकली वे में समझाती हूँ। 2 एग्जांपल्स लिए हैं हमने, चलो पहले इसको देखते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई भी फ्लोर से ऊपर से कूद रहा है और नीचे कैसा हार्ड फ्लोर है, पत्थर है, कंकड़ है, ठीक है, गिरेगा, 0.1 सेकेंड का टाइम लगा, और वो जैसे ही ऊपर से नीचे गिरा तो उसकी डायरेक्ट वेलोसिटी 0 हो गई क्योंकि वो उसने टाइम टेकन कम लिया। दूसरे में हमने क्या किया, वही बच्चा है और वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, किसी को गिरना नहीं है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, और नीचे हमने सैंड, रेत है, या फिर गद्दा ले लो, कुछ भी ले लो जिससे कि उसका टाइम हम बढ़ा सकें। तो जब वो गिरेगा धीरे धीरे, उसका टाइम क्या होगा, सैंड पे धीरे धीरे ज़मीन को टच कर पाएगा ना, मतलब सैंड पे धीरे धीरे गुदगुदा रहेगा उसको। तो यहाँ पर टाइम हुआ हमारा 3 सेकेंड। तो यहाँ वेलोसिटी 0 होने में टाइम लग गया। तो हमने अभी क्या पढ़ा था फोर्स का, F इज इक्वल टू पी मोमेंटम बाय टाइम। तो अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फोर्स उस पर कम लग रही है फोर्स कम, तो उसको दर्द कम होगा, और वहाँ पर वो डायरेक्ट गिरा, वहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्ट 0 हो गई, टाइम 0.1 सेकेंड था, तो यहाँ उसे पेन ज़्यादा होगा और यहाँ पेन उसे कम होगा। टाइम बढ़ने से फोर्स कम लगती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई डज अ फील्डर पुल हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। जो क्रिकेटर होते हैं वो बॉल को कैच करते टाइम अपना हाथ पीछे की ओर क्यों ले जाते हैं, पीछे की ओर वो इसलिए ले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप टाइम को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगा और फोर्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि उनके हाथों पे जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। बॉल एकदम प्रेशर से आ रही है, वो धीरे धीरे बॉल हाथ को पीछे लेते जा रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो उनको फोर्स भी कम लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन कम हो जाएगा वहाँ पर। फिर आता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि हर एक एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होता है। आपका रिज़ल्ट आया, आपने रिज़ल्ट पापा को दिखाया, आपने एग्ज़ाम में क्या करके आया, एक्शन, ठीक है कोई बात नहीं, पापा ने आपका एक्शन देखा रिज़ल्ट कार्ड में, पापा ने क्या दिया आपके गाल पे, रिएक्शन। तो हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, यानी कि कोई भी बॉडी है अगर आप उस पर इक्वल फोर्स लगाएंगे तो वो भी अपनी तरफ से अपोजिट फोर्स लगाती है। वन बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द अदर बॉडी, को अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो फर्स्ट बॉडी एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो फर्स्ट बॉडी भी एक्सपीरियंस करेगी उसी फोर्स को, विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन, कि अपोजिट डायरेक्शन से भी उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है। दिस इज एक्सर्टेड, जितना फोर्स उसे दिया गया था। तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2। F1 किसके बराबर होता है, फोर्स दोनों तरफ से लगता है, एक तरफ पॉजिटिव फोर्स होता है और एक तरफ नेगेटिव फोर्स। हम देखते हैं क्वेश्चन, चलिए। वाई डू बोथ प्लेयर गेट हर्ट्स, जब 2 प्लेयर खेलते टाइम हर्ट होते हैं, व्हेन दे कोलाइड, जब वो एक दूसरे टकरा जाते हैं, वाइल प्लेइंग फुटबॉल खेलते टाइम। क्यों दोनों को हर्ट क्यों होता है, एक को लगनी चाहिए ना, एक ने तो धक्का मारा होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि बोथ प्लेयर फीलिंग द सेम फोर्स, दोनों प्लेयर सेम फोर्स और सेम दर्द फील करते हैं, क्योंकि अगर एक दूसरे से टकराया है तो दूसरे का भी उतना ही फोर्स उसे लगा है, तो बोथ हर्ट सेम। दूसरा है, वाई डज अ गन रिकॉयल व्हेन ए बुलेट इज़ फायर, जब आप बुलेट को फायर करते हैं तो आपकी गन रिकॉयल क्यों करती है, क्यों, जब आप कंधे पर रखकर, इसका एग्ज़ाम्पल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है, तो आप उस पिक्चर को अगर अच्छे से देखेंगे ध्यान से तब आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप कंधे पर रखते हैं बंदूक को और चला रहे होते हैं, कंधे पे नहीं सॉरी, मतलब तो आपका जो सोल्जर वो कंधा होता है वो पीछे की तरफ क्यों धक्का लगता है, क्योंकि आप जब
गन को आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो वही गन पीछे की तरफ आपको फोर्स लगा रही है। इक्वल फोर्स जा रहा है दोनों तरफ से, बुलेट जा रही है फोर्स एक्सर्ट, और सोल्जर, हमारा जो कंधा है शोल्डर, वो शोल्डर पीछे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है। एक और क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल बेसिस पर है। वाई डज अ रॉकेट मूव अपवर्ड व्हेन इट लॉन्च? जब रॉकेट लॉन्च होता है तो ऊपर की तरफ क्यों मूव करता है? द रॉकेट मूव अपवर्ड बिकॉज इट एक्सपेल गैसेस डाउनवर्ड। रॉकेट अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो जो फोर्स लगा रहा है तो गैस क्या हो रही है, नीचे की तरफ फोर्स लगाती हैं, जिसकी वजह से रॉकेट मूव कर पाता है। गैस पुश बैक ऑन द रॉकेट, तो गैस क्या करती हैं, दोबारा से रॉकेट फोर्स लगाती हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है दोनों में बीच में, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर पाता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको तीनों लॉ समझ में आए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।